बांध दो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाये सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमारे लोगों ने इसके लिए अपना खून दिया। अब हमारे लोग का मतलब क्या है? हमारे लोगों ने लहर की और अंग्रेजों के राज से आज़ादी को छीन कर हम तक ले आए। अब जाते जाते ये जो लोग हैं वो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा। इसको संबोधित करें। शौकत भाई, थोड़ा आवाज तेज करो ना। अदनान, आशा ठाकुर, तयकर जी, चंदवानी जी, सूर्या, सानू, जितेंद्र सिंह, मनीषा, उनकी तमाम टीमें, हमारे तमाम साथी और प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर कुछ लाइनें शौकत भाई ने यहाँ पेश की। पुरानी यादों को उन्होंने ताज़ा करने की कोशिश की। ये जो लाइनें उन्होंने यहाँ आपके सामने पेश की वो बहुत ही, उसके मायने बहुत ज़बरदस्त हैं। ये जो कश्ती हमारे नेताओं ने, हमारे वीरों ने जो निकाल के लाई अंग्रेजों के हाथों से, उस तूफान से, उसको हमें संभालना है। आज पूरा देश इसी आज़ादी की 77वीं सालगिरह मना रहा है। देश के लाल किले पर हर राज्यों के लोकल सेल कंपनियों पर, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में, हर राज्य की गर्व से, बड़े उमंग से हम झंडा वंदन यहाँ कर रहे हैं। और इस झंडे के नीचे आकर हमें कुछ बातें याद करना रखा कि देश को 75 साल हुआ। अमृत महोत्सव पिछले साल हमारे देश ने पूरा साल मनाया और अब हम कूच करके हम मनाएंगे। उस वक्त हमारे बच्चे जवानी के दहलीज पे होंगे और हमारे साथी वो एक जिसको हम कहते हैं कि जीवन के एक ऐसे पड़ाव पे जहाँ पूरे अनुभव से भरा हुआ उनका वो जीवन, हमारे नौजवानों को मार्गदर्शन के लिए वो खड़े रहेंगे। मैं आज इस मंच से इतना ही कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि देश की आज़ादी, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता जिस देश में अमन नहीं हो, शांति नहीं हो। वो राज्य कभी विकास नहीं कर सकता
जहां अमन नहीं हो, शांति नहीं हो। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर जल रहा है, हर रोज वहां लोग मारे जा रहे हैं। लोगों ने तिनके तिनके करके अपना जो आशियाना बनाया उसे खाक के हवाले वहां किया जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी मौन। ये मौन का कारण क्या है वो प्रधानमंत्री जी जाने, लेकिन बापू ने हमें यही संदेश दिया था। महात्मा गांधी जी ने हमें यही संदेश दिया था कि हमें हिंसा नहीं करनी, हमें शांति के पथ पे चलना है। अगर हम हिंसा करते तो 150 साल तो हम अंग्रेजों से लड़े, हम और 150 साल भी हिंसा के जरिए अगर हम आज़ादी लेना चाहते उनसे तो नहीं ले पाते, क्योंकि वो इतने ताकतवर थे। लेकिन महात्मा ने ऐसे रास्ते दिखाए कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। उन्होंने ऐसे ऐसे रास्ते, अमन और शांति का रास्ता उन्होंने चुना और पूरे देश को एक दौर में बांधा, और उसकी ताकत के सामने अंग्रेजों को जाना पड़ा। तो आज हमारी जो चिंगारी आसाम में भड़की है, फिर वो और राज्यों में भड़केगी। हमारी जो चिंगारी आज हरियाणा में भड़की है, वो और राज्य, हरियाणा से राजधानी कितनी दूर है? कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, मुझे याद है मणिपुर पे जब ऑल पार्टी मीटिंग अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बुलाई, पार्लियामेंट के परिसर में, तो आदरणीय शरद पवार जी ने मुझे भेजा वहां। हमने अमित शाह जी से बात की, 3.5 घंटे मीटिंग चली, विपक्षी दलों के हर नेता वहां थे, और हमने अमित शाह जी से यही कहा कि अमित शाह जी, एक तो आपने ये मीटिंग बुलाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये विलंब से बुलाई गई। अगर ये समय पर बुलाई जाती तो मणिपुर में कई जानें बचाई जाती। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, हमें जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पे क्यों नहीं। तो दोस्तों, ये अमन शांति बहुत अहम है। मैंने मणिपुर का चप्पा चप्पा घुमा हूं। मैं पिछले 10 साल से पार्टी के विचारों को लेकर मैं वहां गया हूं। पिछले साल वहां चुनाव हुआ, तब भी मैं वहां था। म्यांमार का वहां बॉर्डर लगता है, उसी उत्तर पूर्वी राज्यों में चाइना का बॉर्डर लगता है। इस पे केंद्र को विचार करना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री, अभी तक आपने वहां बदला क्यों नहीं है? आपकी इंटेलिजेंस कैसी फेल हो गई है? आज जो वहां के राज्य, बॉर्डर वाले राज्य है, चाइना कितना खतरनाक और कितना दगा देने वाला देश है, ये हमने इतिहास में पढ़ा है। ये चीजों को इतनी आसानी से आप अगर लोगे तो उत्तर पूर्वी राज्यों से घुसकर हमारे दुश्मन देश के अंदर आ जाए। आज हरियाणा में जो हो रहा है, पंजाब भी तो हमारा बॉर्डर है, जहां हमारी बेटियां आज भी पुलिस के सामने, लोगों के सामने, पैरामिलिट्री फोर्स के सामने उन्हें निर्वस्त्र करके, उनसे बलात्कार करके, उनके घर वालों को उनके सामने मार के, उनकी हत्या करके, और प्रधानमंत्री मौन है। यही मैं एक भरे हुए दिल के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्वतंत्रता दिवस है, तो इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? इस अवसर पे देश के देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मणिपुर की जो हालात हैं वो फिर से उसकी पुनरावृत्ति न हो, तो क्या कुछ संदेश रहेगा आपकी तरफ से? क्या कुछ मांग रहेगी आपकी तरफ से? जब हम केंद्र सरकार द्वारा, होम डिपार्टमेंट द्वारा, होम मिनिस्टर द्वारा सर्वदलीय बैठक जब पार्लियामेंट में बुलाई गई थी,
पार्लियामेंट के परिसर में बुलाई गई थी मणिपुर पे चर्चा करने के लिए। उस चर्चा में भी एनसीपी के प्रतिनिधित्व के नाते मैंने अमित शाह जी से यही कहा था कि आपको मणिपुर के लोगों का सबसे पहले विश्वास जीतना है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना है, और जो हजारों लोग इस वक्त रिलीफ कैंप में हैं उनको उनके घर पहुंचाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, नौजवानों को कॉलेज जाना है, वहां नॉर्मलसी लाना है। इसके ऊपर आपको प्राधान्य देना है, और इसके लिए आप जो भी कदम उठाएंगे एनसीपी आपके साथ खड़ी मिलेगी। वर्मा सर, 2024 आ रहा है, इंडिया का गठन हुआ है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां एक हुई हैं, तो क्या लगता है इस बार सत्ता पलटेगी? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष और प्रतिपक्ष ये दो अहम घटक होते हैं। आज के जो हालात हैं हिंदुस्तान के, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर जगह हर चुनाव सभाओं में, चाहे वो कर्नाटका में हुआ हो या हिमाचल में हाल ही में हुआ हो, विधानसभा के चुनाव डबल इंजन का उल्लेख करते हैं। लेकिन उस डबल इंजन के बावजूद भी हिमाचल में भी उनको हार का सामना करना पड़ा, कर्नाटका में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो आज जो देश की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जो 26 पार्टियां इंडियन नेशनलिस्ट डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो बना है जी, उसके तहत जो ये 26 पार्टियां आई है, 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को 33% से 35% अगर वोट मिला है, तो ये इंडिया के जो घटक दल हैं उनको 65% वोट मिला है। यानी अर्थ ये है कि लोकतंत्र में अगर ये विपक्ष एक मंच पर आए, पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बेंगलुरु में हुई और तीसरी मुंबई में होने जा रही है। और एनसीपी की तरफ से शरद पवार जी ने जो 3 लोगों की कमेटी बनाई है, उसमें मैं खुद हूं। 31 तारीख को अगस्त की और 1 सितंबर को 26 पार्टियों के नेता मुंबई में आएंगे। ग्रैंड हयात में चर्चा होगी, एक स्ट्रैटेजी बनेगी, एक रणनीति बनेगी, और उसे लेकर हम सामने जाएंगे। और मुझे लगता है अगर हमारी स्ट्रैटेजी और ये पूरी एकता रहेगी तो 2000 का चुनाव मोदी जी के लिए आसान राह नहीं रहेगी। सर, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, और अंतिम में आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? चूंकि आपकी एक अलग पहचान है, सिर्फ मुंबई नहीं पूरे देश में आपकी पहचान है, तो क्या अपील करना चाहेंगे देश की जनता से? मैं देश की जनता से यही कहना चाहूँगा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, और उस संविधान में हमें जो मतदान का अधिकार दिया है, चाहे वो अंबानी अडानी हो, उनको भी एक ही वोट का अधिकार दिया है, और जो फुटपाथ पे रह रहा है उनको भी एक मतदान का अधिकार दिया है। तो जब आप 24 में चुनाव अपना मतदान करने जाओ, उस वक्त आप आपके विवेक का इस्तेमाल करें। आप ये सोचें कि क्या ये सरकार आपकी महंगाई कम कर पाई, क्या ये सरकार आपकी बेरोजगारी कम कर पाई, क्या आपकी ये सरकार मणिपुर और हरियाणा जैसे राज्यों में शांति बहाल कर पाई? ये सबको ध्यान में रखते हुए अपने मतदान का उपयोग करें। यही मैं आपके माध्यम से इस इलाके के लोगों को कहना चाहता हूँ। अदनान जी, क्या कहना चाहेंगे? आज नरेंद्र सर आपके बीच आए और झंडारोहण किया स्वतंत्रता दिवस पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो हम सबको, पूरे देशवासियों को, हमारे वर्षा विधानसभा के लोगों को सबको शुभकामनाएं देंगे कि ये सब अपने तरीके से धूम से आज़ादी को बनाए। और वर्मा साहब के नेतृत्व में हम हर साल झंडा वंदन का, चाहे 15 अगस्त और 26 जनवरी का, हम हर साल वर्षाओं में हम ये उनके नेतृत्व में करते हैं प्रोग्राम।